बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जाबिर खान एक गांव का रहने वाला मामूली पढ़ा लिखा शख्स था। इसके बावजूद वो निहायत ही ज़हीन और शातिर किस्म का इंसान था। जब से उसकी मिल्कियत में 5 गांव आए थे, अब वो जाबिर खान नहीं, सरदार जाबिर खान कहलाने लगा था। इलाके में उसका बड़ा रूबदाब था। अब तो उसके बड़े बड़े ठाट बाट थे। उसके मज़ारों की तादाद दूसरे जिम्मेदारों से बहुत ज्यादा थी। वो अपने मज़ारों से कोई रायत नहीं करता था। उसने इन सबको अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। वो उन 5 गांव में स्कूल नहीं बनने देता था कि कहीं मज़ारे का बेटा तालीम हासिल करके उसके मुकाबिल ही न आ जाए। जबकि उसका बेटा दूर दराज के गांव के स्कूल में पढ़ रहा था। वो एक सरकारी स्कूल था जो इस गांव से 8 मील के फासले पर वाक़ था। यह सरदार जाबिर खान के इलाके से बाहर वाक़ था। सरदार जाबिर खान का बेटा दलेर खान रोजाना बग्घी पर सवार होकर स्कूल जाता। वही बग्घी उसे स्कूल से वापस ले आती। जाबिर खान के 5 गांव में से उसके बेटे दलेर खान के अलावा एक बेटा नजीर अली स्कूल में पढ़ता था। नजीर अली एक मज़ारे का बेटा था। उसके बाप ने बड़ी मिन्नत समाजत करके उसके स्कूल में दाखिले की इजाजत दी थी। नजीर की माँ इस इलाके की नहीं थी। वो कुछ पढ़ने लिखने की सुध-बुध रखती थी। इसी वजह से नजीर को भी पढ़ने का शौक पड़ गया। वो ज़हीन भी था और इसी वजह से अपनी जमात का ज़हीन तरीन लायक तरीन तालिबे इल्म था। हर जमात में पोजीशन हासिल करता। दलेर खान और नजीर दोनों क्लास फेलोज थे, लेकिन दलेर खान इतना लायक नहीं था। हर साल मुश्किल से पास होकर अगली जमात में जाता था। दोस्ती का आगाज भी शायद इसी वजह से हुआ कि दलेर खान पढ़ाई में नजीर से अक्सर ही फायदा लिया करता था। ये दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त और राजदार बन गए, क्योंकि दोनों की आपस में अब काफी बातचीत होती थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी नजीर की कभी इतनी जरत न हुई कि चलचलाती धूप हो या बारिश वो अपने दोस्त की बग्घी में सवार हो। न ही इतनी हिम्मत उसके दोस्त में थी, इसलिए कि उसके बाप का हुक्म था कि मज़ारे का बेटा सरदार के बेटे के बराबर नहीं बैठ सकता। उसे कहाँ मालूम था कि क्लास में सारा दिन वो इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे खेलते और खाते पीते हैं। जाबिर खान के हुक्म के बाद ये मुमकिन ही न था कि दलेर खान अपने दोस्त नजीर को स्कूल के अलावा बग्घी में बिठाए। हाँ, वो कभी कभार उससे बाहर मिल लिया करता था। सरदार जाबिर खान की एक खास और काबिले एतमाद मुलाजमा शानो थी, जिसे हवेली के हर फर्द का एतमाद हासिल था। शक्ल सूरत में भी वो नुमाया हैसियत रखती थी। पहले हवेली में उसकी माँ काम करती थी। जबकि माँ बूढ़ी हुई तो शानो ने माँ की जिम्मेदारियां संभाल ली। नजीर खान चुपके चुपके शानो को पसंद करने लगा। इस बात का इल्म दलेर खान को नहीं था और ये वो वाहिद बात थी जो नजीर ने दलेर खान को नहीं बताई थी, वरना इसके अलावा हर छोटी मोटी बात में वो एक दूसरे के राजदार थे, एक दूसरे को बातें बताते थे। दलेर खान ने हवेली के अंदर की हर बात भी नजीर को बता रखी थी, क्योंकि वो आदात और इखलाक में अपने बाप से बिल्कुल उलट था। उसकी माँ भी बहुत ही सुलझी हुई औरत थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा ज़हनी एतबार से सिर्फ उसी का बेटा हो। वो उसे जाबिर खान से मुख्तलिफ बनाना चाहती थी। जाबिर खान की बीवी नमाज रोजे की पाबंद थी और निहायत ही खुदा तर्स फितरत की मालिक थी, जबकि उसका शौहर उससे उतना ही ज्यादा उलझता था और उस पर जुल्म किया करता था। जाबिर खान ने कभी भी सुल्ताना बेगम की कदर नहीं की। दलेर खान के बाद इनके यहाँ कोई दूसरी औलाद न हुई तो जाबिर खान ने इधर उधर मुंह मारना शुरू कर दिया। वो 5 गांव का मालिक था। उसे जो भी सिनफे नाजुक पसंद आ जाती उसे दबोच डालता। शौहर की इन हरकतों पर सुल्ताना बेगम का खून खोलता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। सुल्ताना बेगम का ज्यादातर वक्त मुसल्ले पर ही गुजरता। नमाज का वक्त हो या ना हो, उनका सर सजदे में होता। वो दलेर खान के लिए यही दुआ मांगती कि वो बाप पर न जाए। दलेर खान 16 साल का हुआ तो सुल्ताना बेगम उसकी आदत देखकर मुतमईन थी कि उनकी मेहनत रायगा नहीं गई। दलेर खान माँ पर ही गया था। बाप के अतवार का उसमें शायबा तक नहीं था। वो माँ की भरपूर खिदमत करता और बहुत ही ज्यादा अदब से पेश आता। उसे इस बात का एहसास भी था कि उसका बाप अय्याश आदमी है, मगर वो अपने बाप को कुछ न कहता क्योंकि एहतराम मलहूज़े खातिर था। सरदार जाबिर खान मुल्क के बाज दूसरे जिम्मेदारों की तरह औरतों का रिसिया था। वो अपने मज़ारों की हर जवान और खूबसूरत बहू बेटी पर अपना हक समझता और उन्हें हासिल करने के लिए मखसूस तरीके इस्तेमाल करता। जाबिर खान के पास हर तरह की लड़कियां आती थीं और इन कामों के लिए उसने अपने खास कारिंदे भी रख रखे थे जो उसे लड़कियां सप्लाई करते थे। जाबिर खान की बीवी सुल्ताना बेगम अगरचे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपने शौहर की नफ्सियात को खूब समझती थी। उसकी छठी हिस्स उसे सब कुछ बता देती। वो चाहती तो जाबिर खान से तलाक ले लेती
या उसे बदनाम कर देती, मगर उसने कुड़ने के सिवा कुछ नहीं किया। अपनी जुबान को काबू में रखा और मामला खुदा पर छोड़ दिया। सिद्धार्थ के करतूतों से वाकिफ होते हुए भी वो चुप रहती थी और शायद इसी वजह से सिद्धार्थ काफी निडर हो गया था। लेकिन फिर भी वो हर कदम सोच समझकर उठाता था, क्योंकि अब उसका बेटा भी बड़ा हो गया था और इन मामलात को समझने लगा था। अपने गांव में सरदार जाबिर खान की दोस्ती सिर्फ 2 अशखास से थी। एक तो जमान अली था, जो अपने आप को हकीम कहलाता था। उसकी हिकमत खूब चल रही थी। वो किश्ते वगैरह बनाने का माहिर था, इसलिए कई मर्द हजरात उससे खास गाहक और मरीज थे। सरदार जाबिर का दूसरा दोस्त एक पीर था, जिसका नाम शाहजहां था। उसकी पीरी मुरीदी का भी एक खास सिलसिला था। वो दोनों सरदार जाबिर खान के जिगरी और हम नवाला और हम प्याला थे। वो दोनों ही उसके कार्य खास में मुआविन और ममनून थे। हकीम जमान उसके लिए मुकवियात तैयार करता और पीर शाह एक नई से नई लड़की की निशानदेही करता, क्योंकि उसकी पीरी मुरीदी का दायरा कई देहात तक फैला हुआ था। जिस रात हवेली में कोई नई लड़की लाई जाती, उस रात सरदार जाबिर खान कोई मीठी डिश पकवाकर अपनी मुलाजमा शानों के हाथों एक एक प्लेट हकीम जमान और शाहजहां को भिजवाता था। वो दोनों इस मीठी डिश का मतलब समझ जाते थे। हकीम जमान मीठा वसूल करके उस प्लेट में एक खमीरा रख देता, जिसे सरदार ने रात को खाना होता। फिर जब सुबह होती तो इन दोनों के जिगरी दोस्त उसके पास हवेली में आ जाते और सरदार जाबिर इन्हें रात की कहानी सुनाता, इसलिए कि इन 2 दोस्तों से कोई पर्दा नहीं था। जिस रात सरदार जाबिर खान सुल्ताना बेगम को खुद कहकर मीठी डिश खास तौर पर हलवा तैयार करवाता, सुल्ताना बेगम की जान पर बन जाती। जब्त के बावजूद इसके अंदर की औरत बेदार हो जाती, मगर वो कुछ न कर पाती। वो रात वो जाग कर और तड़प तड़प कर गुजारती। सारी रात आंखें बरसात की मानिंद बरसती और वो अपने नसीब की आग में जलती रहती। एक दिन जब स्कूल में छुट्टी हुई और दलेर खान हस्बे मामूल अपनी बग्घी में सवार होने लगा, तो बारिश शुरू हो गई। बग्घी थोड़ा सा आगे निकली तो रास्ते में दलेर खान को नजीर नजर आ गया। उसने उस रोज किसी की परवाह न की, जबरदस्ती उसे बग्घी में बिठा लिया। रास्ते में बग्घी खराब हो गई तो कोचवान ने बग्घी रोक दी, क्योंकि जब तक लगाम की मरम्मत न हो बग्घी चलाना बेकार था। तभी मरम्मत के दौरान नजीर और दलेर खान की बातें शुरू हो गईं। कहो, तुम्हारी अम्मी के क्या हाल हैं? बहुत बुरा हाल है, उनकी सेहत तेजी से गिरती जा रही है। मैं उन्हें कोई तसल्ली भी नहीं दे सकता, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे बाप के करतूतों का इल्म नहीं। दूसरे ये कि अगर मैं इस हिजाब को दूर कर भी दूं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए खुद उनका हुक्म है कि मैं बाप से कोई ऐसी बात न करूं जो गुस्ताखी कहलाए। मेरे बाप की उम्र 50 साल होगी, मगर उसके दम खाम में फर्क नहीं आया। दलेर खान, तुम मेरे जिगरी दोस्त हो, इसी वजह से मुझे तुम्हारी माँ से हमदर्दी है। नजीर ने कहा, मुझे उनकी हालत पर बहुत अफसोस है। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उनकी मदद करूं। तभी दलेर खान ने कहा कि जब मैं कुछ नहीं कर सका तो तुम क्या करोगे? तभी नजीर ने दलेर से पूछा कि तुम ये बताओ, हकीम और शाहजहां से तुम्हारे अब्बा की गहरी दोस्ती क्यों है? मैंने उनके अलावा किसी तीसरे आदमी को हवेली में नहीं देखा। दलेर खान ने गुस्से और नफरत से उसे बताया कि वो दोनों इंतहाई जलील, कमीने और खबीस आदमी हैं। हकीम जमान मेरे बाप को खमीर खिलाता है और शाहजहां मेरे बाप की इतलात देने का इंचार्ज है। मेरे बाप से इन लोगों का ताल्लुक मेरी पैदाइश से कबल का है। मेरे बस में हो तो इन दोनों को गोली मार दूं, मगर मैं मजबूर हूँ, दुआ ही कर सकता हूँ। अच्छा ये बताओ, अगर तुम अपने बाप की जगह हो तो क्या करोगे? नजीर ने बगैर मलामत से पूछा। मैं अपनी माँ का सीना ठंडा करूंगा। इन पीरों फकीरों और दलालों को गाँव में नहीं रहने दूंगा। नजीर अली, जो लड़कियां मेरे बाप के हाथों बर्बाद होती हैं, उनमें से हर लड़की किसी की बेटी या किसी की बहन होती है। यार, उसने तो 5 गाँव में गन डाल रखा है। मुझे उस पर शर्म आती है और गुस्सा भी। मैं अपने मज़ारीन और अपने दरमियान कोई फर्क नहीं समझता। ये फर्क तो मेरे बाप ने कायम कर रखा है। ये दोनों इसी किस्म की बातें करते रहे, यहाँ तक के कोचवान वापस आ गया। दलेर खान ने पहले भी कई बार सोचा कि वो नजीर को अपने साथ बग्घी में बिठा लिया करे। आज ये ख्याल शिद्दत से आया, वो इसके साथ हो लिया। उसने नजीर को अपने साथ बिठाया था। हवेली से थोड़ा दूर नजीर खान बग्घी से उतर गया था। यहाँ पर मैं एक बात का हवाला देना जरूरी समझती हूँ। यहाँ पर एक बात बताती चलूं कि इन दिनों देहातों में एक रिवाज था। इस रिवाज को एक मखसूस दिन मनाया जाता था। एक तकरीब मुनक्किद की जाती थी, जिसका नाम गांव की औरतों ने पीलू रखा था। बरसात के मौसम में औरतें इस तकरीब का शिद्दत से इंतजार करती। ये वो रिवाज था
کہ برسات کے موسم میں اگر کسی جمعرات والے دن دوپہر تک بارش ہوتی اور دوپہر کے بعد موسم کھل جاتا مگر بارش تھم جاتی، بادل یوں ہی گھرے رہتے، تو 3-4 بجے شام کے وقت ہر گاؤں کی عورتیں اور لڑکیاں اپنی اپنی زمینوں کے کھلے کھیتوں اور میدانوں میں نکل جاتی اور خوب تفریح مناتی۔ اس روز وہ اپنے قیمتی اور بہترین کپڑے پہنتی۔ جب کسی کے کھیت میں تناور درخت ہوتا وہاں پر جھولا ڈال لیا جاتا۔ عام طور پر لڑکیاں اور عورتیں اپنی عمر کے حساب سے ٹکڑیوں میں بٹ جاتی، جن کے درمیان 2-2 4-4 گز کا فاصلہ ہوتا۔ اپنے رنگ مزاج کے مطابق یہ کھیل کھیلتی، گانے گاتی، دھمالے پڑتی، کہکہوں کا طوفان امٹ پڑتا، چھیڑ چھاڑ ہوتی، پھپتیاں کسی جاتی، نت نئی شرارتیں جماتی۔ اس وقت رکھ رکھاؤ تو ایک طرف، کسی کو اپنے دوپٹے تک کا ہوش نہ ہوتا۔ پیلوں کی تقریب صرف جمعرات کے دن مخصوص ہوتی تھی۔ اب یہ ان عورتوں کی قسمت کہ ساون اور بھادوں کے 2 مہینوں میں اس قسم کی کتنی جمعراتیں آتی۔ جس سال موسم برسات میں ایسی 5 جمعراتیں آ جاتی اسے بڑا ہی مبارک سال شمار کیا جاتا، عرصہ دراز تک اس کا حوالہ دیا جاتا۔ پیلوں والے دن گاؤں کی کوئی عورت اور کوئی لڑکی گھر پر نہیں رہتی تھی۔ اگر ان میں سے کوئی بیمار ہوتی تو وہ اسے چارپائی سمیت اٹھا کر وہاں لے جاتی تاکہ وہ پیلوں کا نظارہ دیکھتی رہے۔ اس دوران سارے مرد گھر پر ہی رہتے اور کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہ ہوتی۔ وہ بھی اس معاملے میں عورتوں کا بڑا احترام کرتے۔ عورتوں کی یہ تقریب اور دھما چوکڑی دن غروب ہونے کے بعد اس وقت تک جاری رہتی جب تک آنکھوں کو کچھ دکھائی دیتا رہتا۔ اگر اتفاق سے وہ چاند رات ہوتی تو عورتوں کی یہ سرگرمیاں رات تک جاری رہتی۔ جب وہ گھر واپس آتی تو بچوں کے سو جانے کا وقت ہوتا۔ یہ ممکن نہ رہتا کہ وہ رات کا کھانا بنا لیں۔ اس صورت میں ہر عورت جلدی سے پانی میں گڑ ڈال کر اس میں آٹا ڈالتی، پتلی سی لئی تیار ہو جاتی جسے وہ گھی میں پکا دیتی۔ گھی نہ ہوتا تو تیل کام دے جاتا۔ بچے مزے سے وہ پوڑے کھاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود مردوں کی دلی خواہش ہوتی کہ عورتوں کو پیلوں میں دیر ہو جائے تاکہ رات کا کھانا پوڑوں پر مشتمل ہو۔ پوڑے اس موسم کی خاص سوغات تھے۔ پیلوں کے اگلے دن جمعے کو کنواری لڑکیاں اپنے باپ بھائیوں کو دوپہر کا کھانا کھیتوں میں پہنچا کر اپنا اپنا خرچہ اور دھنکی ہوئی روئی کے گالے لے کر گاؤں کے کسی وسیع و عریض دالان میں پہنچ جاتی اور اکٹھی مل کر اپنے اپنے چرخے پر روئی سے سوت کاٹتی، ساتھ گانے بھی گاتی۔ گداز بازو حرکت میں آتے، چرخے کی مسلسل گھونگوں ایک دل آویز ترنم پیدا کرتی، جذبات میں ہیجان پیدا ہو جاتا۔ کوئی لڑکی مستی میں آ کر اگر پرسوز گیت چھیڑ دیتی، وہ مادری زبان میں ہوتا تو باقی لڑکیاں اس کا ساتھ دیتی۔ اس گانے میں زیادہ تر فراق کے ابتدائی لمحے کا درد انگیز ذکر ہوتا، جب شادی پر جوان لڑکی اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور اکثر کھیلی ہوئی ہمراہ سہیلیوں سے جدا ہوتی ہے اور سب مل کر اسے اس مرد کے ساتھ رخصت کرتے ہیں جس نے اسے پہلے کبھی دیکھا تک نہیں ہوتا۔ وہ شوہر کی حیثیت سے اس کی زندگی کا مالک بن جاتا ہے۔ لڑکی کی سانسوں میں جوانی کا بے پناہ گداز، آواز میں کرب، لے میں درد کی کرہ۔ یہ گیت ایسے ہی چلتے رہتے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہتا 2 دن تک۔ گاؤں کی عورتوں کے لیے ایک یادگار سی بن جاتی۔ سلطانہ بیگم اپنے شوہر جابر خان کے ٹھونسے ہوئے انداز زندگی کے احترام میں دیہات کی کسی عورت سے نہ ملتی، کسی دوسرے گھر میں جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ ہاں مگر پیلوں کی تقریب میں معاملہ الگ ہی ہوتا۔ بے شمار نسلوں کی پروردہ اس روایت کے سامنے سردار جابر کی آمریت بھی بے بس تھی۔ وہ سلطانہ بیگم کو اس تقریب میں شرکت سے کبھی نہ روک سکا۔ صرف پیلوں ہی وہ تقریب تھی جب سلطانہ بیگم رہائشی گاؤں کی عورتوں سے مل پاتی تھی۔ اس تقریب میں سلطانہ بیگم شروع سے آخر تک موجود رہتی، لیکن صرف تماشائی کی حیثیت سے۔ حویلی کی وفادار ملازمہ شانو اس تقریب میں ہمیشہ اس کے ساتھ موجود ہوتی۔ یہ بھی ایک ایسی ہی جمعرات تھی جب صبح سے بادل امڈ آئے تھے۔ سیاہ بادل آسمان پر غول در غول حرکت کر رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ابھی ہوا چلے گی اور بارش برسے گی۔ پھر بھی نذیر نے بستہ اٹھایا اور اسکول روانہ ہو گیا۔ اسکول میں داخل ہوا کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، جیسے آسمان کا بند ٹوٹ گیا ہو۔ 3 گھنٹے بارش ہوتی رہی۔ بارش زیادہ ہوئی تو طلبہ کو بھی اسکول سے چھٹی دی گئی۔ بارش ہونے کی وجہ سے پیلوں کی تقریب کا ہونا لازمی تھا۔ نذیر گھر پہنچا تو گاؤں کی عورتیں اور لڑکیاں گھروں سے نکل کر کھیتوں اور میدانوں کی طرف رواں دواں تھیں۔ نذیر نے ابھی اپنے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ محلے کی عورتیں اس کی ماں کو لینے آ گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ہر گھر کی عورتیں اور لڑکیاں کھیتوں میں پہنچ کر رنگ رلیاں منا رہی تھیں۔ پورے گاؤں میں ایک بھی عورت گھر میں موجود نہیں تھی۔ گھروں میں مرد دب کے بیٹھے تھے
और पूरे खाने का इंतजार कर रहे थे। शाम 6 के करीब हस्बे मामूल शानो रुमाल पोश तश्त उठाए, जमीन पर नजरें झुकाए, छुई मुई की तरह सिमटी सिमटाती पीर शाहजहां के दरवाजे पर पहुंच गई। सरदार जाबिर खान की तरफ से भेजे हुए हलवे की एक प्लेट उसने शाहजहां के हाथ में थमाई और उल्टे पांव लौट गई। शाहजहां इस हलवे का मतलब समझ गया। उसने मूंछों को ताव दिया और खुद ही मुस्कुराकर रह गया। वहां से शानू ने हकीम जमान के घर का रुख किया। हकीम साहिब ने सरदार जाबिर की तरफ से हलवे की प्लेट पाई तो बड़ा खुश हुआ। उसने हस्बे मामूल उसने खमीर धर दिया। अब शानू सरदार जाबिर की हवेली की तरफ जा रही थी। रास्ते में वो एक जगह 1-2 मिनट के लिए रुकी। शायद वो अपना दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी। शानू एक बड़ी हयादार लड़की थी। बुर्का तो नहीं पहनती थी, मगर दुपट्टा इस तरह से ओढ़ती कि उसका चेहरा बमुश्किल नजर आता। उस वक्त भी शायद वो अपना दुपट्टा दुरुस्त करने के लिए रुकी थी। शायद यही वजह थी कि नजीर अली उसे पसंद करता था और उसका पीछा करता रहता था। शानो हकीम जमान की खमीर का तश्त लेकर हवेली के करीब पहुंच गई। वो अमूमन हवेली के पिछले दरवाजे से आया करती थी। उसने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलने वाला दलेर खान था, जिसकी आदत और अतवार बाप के बिल्कुल ही उल्ट थीं। ये उसकी तरबियत का नतीजा था कि उसने शानो को देखते ही नजरें नीची कर लीं। तश्त उसके हाथ से ले लिया। जिंदगी का ये पहला मौका था कि उसने हकीम जमान का भेजा हुआ खमीरा वसूल किया। वो समझ गया कि ये उसके बाप के लिए है। उसने वो प्लेट अपने बाप के कमरे में मेज पर रख दी। सरदार जाबिर खान गुसल खाने में था। तश्त को मेज पर रखने के बाद दलेर खान अकवी दरवाजे पर आया कि मुमकिन है कि हकीम जमान की तरफ से कोई जुबानी पैगाम भी हो, मगर दरवाजे पर अब कोई नहीं था। शानो हवेली के अंदर आने की बजाय वापस चली गई। दलेर खान को याद आया कि आज पीलू की तकरीब है। शानो उसे कैसे छोड़ सकती थी। चुनाचे उसने अकवी दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। वो इस खमीर का मतलब समझता था। वो खमीर इस बात का सबूत था कि उसके बाप की रात आज फिर रंगीनियों में कटेगी। वो बेदेरी से अपने कमरे में आकर लेट गया। सरदार जाबिर खान गुसल खाने से बाहर निकला तो हकीम जमान के भेजे हुए खमीरे को अपना मुंतज़िर पाया। खुशी से उसकी बातें खिल गईं। आज तो मौसम भी रोमान अंगेज है। पीलू की तकरीब है। फिर कई दिन से कोई नया शिकार कुटनी और दलाल नहीं लाए, पता नहीं क्यों, मगर इस खमीरे का मतलब ये था कि हकीम जमान और शाहजहां ने आज मेरी रात का कोई बंदोबस्त कर लिया है। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। मेरे दोस्त बड़े ही मजाज शनास हैं। सरदार जाबिर ने सोचा और हकीम जमान और शाहजहां की कदर कीमत उसकी नजर में बढ़ गई। ये सोचते हुए उसने खमीरा अपने हलक के अंदर उतार लिया और मस्ती में अंगड़ाइयां लेने लगा। आध घंटे के बाद गांव में खबर फैल गई कि सरदार जाबिर खान को खून की कै आ रही है। उसका बेटा दलेर खान बग्गी लेकर हकीम जमान को लेने गया ताकि बाप का इलाज हो जाए, लेकिन जब दलेर खान वहां पहुंचा तो खुद हकीम जमान भी खून की कह कर चुका था और नज़ा के आलम में था। सरासीमगी के आलम में दलेर खान वापस घर आया। उस वक्त सरदार जाबिर खान दम तोड़ चुका था। मालूम हुआ कि खून उगलता पीर शाहजहां भी जिंदगी हार गया है। तीनों जिगरी दोस्त एक वक्त मौत के मुंह में चले गए थे। ये एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। पुलिस आई, तीनों नक्शों का पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट में लिखा गया कि तीनों की मौत कुत्ते मारने वाले जहर से हुई है। कुछ तफ्तीश हुई मगर मालूम ना हो सका कि इनको जहर किसने दिया। गांव के मर्दों का बयान था कि इन्होंने शानो को रुमाल पोश तश्त लिए उन तीनों के घरों में जाते हुए देखा, जबकि उधर तमाम औरतों का कहना था कि शानो तमाम वक्त पीलू की तकरीब में सुल्ताना बेगम के पास मौजूद रही। खुद सुल्ताना बेगम का पैगाम भी यही था। शानो से मुतालिक ये मामला पुलिस भी हल न कर सकी और केस दाखिल दफ्तर हो गया। पुलिस ने अपने तौर पर तफ्तीश की, मगर पहले दिन तफ्तीश शुरू होने से पहले नजीर ने जेबों के जहेज वाले कपड़ों का एक जोड़ा अपने जिस्म से उतारकर दोबारा संदूक में बंद कर दिया था। उसके बाद वो जाबिर खान की हवेली पहुंच गया ताकि वो अपने दोस्त दलेर खान की दिलजोई भी कर सके और पुलिस की तफ्तीश में मदद भी करे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।